अब हम करेंगे नेशनल लेवल पे हमारे कौन से एनवायरमेंटल प्रोग्राम, पॉलिसीज़ या एनवायरमेंटल एफर्ट्स रहे हैं। अब ये करने से पहले मैं कुछ टर्म्स है वो कर लेते हैं, उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ओवरव्यू के लिए हम करेंगे। आपकी एक्ट होता है, एक पॉलिसी होता है, प्रोग्राम होता है। तो एक्ट सिंपली क्या होता है, आपके लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें लेजिस्लेचर, आपकी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पास करती है। ठीक है, ये लीगली इन्फोर्सेबल होता है। उसके बाद आती है आपकी पॉलिसी। पॉलिसी सिंपली क्या होती है, आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स, गाइडिंग फ्रेमवर्क होता है जो आपकी गवर्नमेंट या कोई बॉडी अडॉप्ट करती है किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। अब उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शन प्लान लिए जाते हैं, उन एक्शन प्लान को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स। ठीक है, पर्पस क्या होता है यही कि टू एस्टेब्लिश लॉज एंड रेगुलेशन दैट मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, इस तरीके के लॉज बनाना जिनको फर्म में फॉलो किया जा सके। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड कर देते हैं, गोल्स, डायरेक्शन दे देते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। ठीक है, ये लीगल फ्रेमवर्क है। उसके बाद प्रोग्राम क्या है, ये पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने में, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने में मदद करते हैं। ठीक है, इसका नेचर क्या है, ये मैंडेटरी होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। इनकी वायलेशन जो है वो लीगल एक्शन में कन्वर्ट, मतलब अगर आपने इनको वायलेट करा तो आप पे लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। ये सिंपली एडवाइजरी होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं कि इस तरीके के गोल्स तक पहुंचना है तो इस तरीके के आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक्शन ओरिएंटेड होता है। उसके बाद क्या आता है, इनको क्या इसका स्कोप है, ये काफ़ी डिटेल्ड होते हैं, ये ब्रॉड होते हैं, ओवरव्यू देते हैं, ये फोकस्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्रिएशन प्रोसेस में क्या आ जाएगा, आपकी इसको जो है लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर वो पास करते हैं। इनको कोई गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो भी कर सकती है, पास कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो भी इनको क्रिएट कर सकते हैं। इनके लिए आपको कोई भी लेजिस्लेचर की ज़रूरत नहीं है कि पहले आपकी डिबेट होगा फिर एक्ट जो है वो पास होगा, ऐसा नहीं है। और ये इनको जो है, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री या एजेंसी ये उनको स्टार्ट करते हैं। सपोज वाटर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है तो वाटर मिनिस्ट्री करेगी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स है इसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, और प्रोग्राम में आपका नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, आपके एक्ट होते हैं, पॉलिसीज़ होते हैं और आपके प्रोग्राम्स होते हैं। एक्ट सिंपली क्या होते हैं, वो लॉज, वो रूल्स जो आपके लीगली एनफोर्स होते हैं। ठीक है, और जब आपकी सिंपली आप एक ब्रॉड ओवरव्यू लिखते हो कि किस तरीके से आपके गोल्स और वो कैसे कैसे अचीव करने हैं, तो दैट इज़ पॉलिसी। ये आपके एग्जीक्यूटिव और कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो उनको ला सकता है। प्रोग्राम्स जो एक्शन ओरिएंटेड, जो आपके स्टेप्स आप लेते हो, तो वो प्रोग्राम्स में आते हैं। ये ब्रॉड सा ओवरव्यू है। ठीक है, यही बात इसमें समराइज़ करके दे रखी है। उसके बाद आता है, जब हम नेशनल लेवल पे हम अपने एनवायरमेंटल एफर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हमें देखना होता है कि जो हमारी एनवायरमेंटल गवर्नेंस है इंडिया में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, सबसे जो फंडामेंटल बुक ऑफ द लॉ है हमारी, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है कि किस तरीके के एक्ट्स लाएगी, किस तरीके की पॉलिसीज़ लाएगी, किस तरीके से काम करेगी, वो सब आपका अल्टीमेटली कहाँ गिवन है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी, है ना, क्या आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़। इसमें क्या है कि जो आपका स्टेट है, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी जो गवर्नमेंट है, वो किस तरीके के एक्ट्स बनाने के उसको अलाउ किया जाएगा, वो सब आपका फ्रेमवर्क का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ठीक है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको नारकोटिक्स और जो ड्रग्स वगैरह हैं इनको प्रोहिबिट करना है, ठीक है, तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो इस तरीके की कोई भी एक्ट नहीं बना सकती जो इनको प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। जो आपकी बेसिक बुक है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी से ड्राइव होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस है जो गवर्नमेंट को इतनी शक्ति देते हैं कि वो आगे चल के एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट्स बना सके, पॉलिसीज़ ला सके, प्रोग्राम्स चला सके। तो एनवायरनमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेमवर्क गिवन है उसमें आपको आता है 48A। अच्छा, स्टोरी याद है, मैंने बताया था कि 1960s में आपकी ग्लोबल मूवमेंट शुरू हो जाएगी और फाइनली ये 1972 में
जो है मिलेंगे, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होगी। यहाँ के बाद जो है ओवरव्यू, जो लोगों का देखने का नज़रिया है एनवायरनमेंट को, वो काफ़ी चेंज होगा। और हमारे यहाँ से इंदिरा गांधी गई थी इस टाइम पे, तो जब इंदिरा गांधी वापस आएगी तो आपको पता है कि उनकी जो फेमस अमेंडमेंट जो उन्होंने की थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में, तो उसमें काफ़ी सारे चेंज करेगी। ठीक है, उसमें जैसे जो फॉरेस्ट है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देगी, किसी स्टेट नहीं संभालेगा, गवर्नमेंट मिलके, हम सब मिलके संभालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऐड किए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड कर दी गई थी, उसमें से एक ड्यूटी क्या थी आपके, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन। ये कौन सा था आर्टिकल, आर्टिकल 48 सॉरी, ड्यूटीज़ का था आपका 51 AG। ठीक है, आर्टिकल 51A क्लॉज G और 48A भी ऐड किया गया था। ये बेसिकली आपके DPSP में आते हैं। DPSP कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का वो वाला पार्ट जिसके अंदर एक गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके के एक्ट्स बना सकती है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस है। जैसे आपने बहुत सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये भी आपका DPSP में आता है कि जिसमें कह रखा है कि अगर स्टेट चाहे और स्टेट को लगे कि कंडीशन अच्छी है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली DPSP है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस आपको इसी के बाद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, अच्छा जो ये कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, ये कैपिटल A B C, ये अमेंडमेंट को शो करता है। मतलब ये चीज़ पहले नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो 48A को ऐड किया गया। ये बेसिकली क्या है आपकी DPSP है, जिसमें DPSP है तो किसके लिए कही गई होगी, स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट तुम ऐसे ऐसे एक्ट्स बनाना। तो ये डायरेक्ट करते हैं आपके स्टेट को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करो एनवायरनमेंट को। ठीक है, और सेफ गार्ड करो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, ये कहा गया था। उसके बाद हमें पता है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड हो गई थी। इनिशियली 10 ड्यूटीज़ थी, बाद में एक और ऐड कर दी गई थी 2002 में। ठीक है, इनिशियली 10 ड्यूटी थी, उनमें से जो है इनको 10 में हम कह सकते हैं ABCDEFG। ठीक है, तो जो G नंबर वाली जो ड्यूटी थी, अच्छा 51A मतलब 51 आर्टिकल था, और A जो है अमेंडमेंट को शो करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल ABCD है तो ये अमेंडमेंट को शो करता है। तो इसका मतलब है कि आपका ये बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी 51A। इसमें आपके A से लेके या फिर 10 ड्यूटीज़ जो थी वो ऐड करी गई थी। ठीक है, ABCDEFJ तक। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है आपकी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी ड्यूटी हम किस पे लागू होती है, ये हम सिटीजन्स पे लागू होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हर सिटीजन के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि उसको प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट। स्टेट को भी जिम्मेदारी दे दी कि स्टेट तुम्हें भी ऐसे लॉज बनाने हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को बचा के रखें, और सिटीजन्स को भी ये जिम्मेदारी दे दी कि तुम्हें ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल है 253। जो आपका 253 है, ये बेसिकली जो आपके लेजिस्लेचर का काम बढ़ता है ना, जिसमें लेजिस्लेचर जो ड्यूटीज़ होंगी सेंटर और स्टेट की, जब सेंटर स्टेट रिलेशन आप करते हो तो उसमें सेंटर क्या किस तरीके के लॉज बना सकता है, स्टेट किस तरीके के लॉज बना सकता है, तो उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं आपके। तो उनमें से एक आर्टिकल जो है आपका 253 है। ये क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आपकी पार्लियामेंट है, वो क्या कर सकते हैं, वो लॉज बना सकती है ऐसे किसी भी मुद्दे पे जो आपके इम्प्लीमेंट करे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स को। यानी अगर हम UNCVD को रेटिफाई करके आ गए हैं, अगर हमने UNFCCC को रेटिफाई कर दिया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होंगे, अब उन प्रोविजंस को लागू करने के लिए अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी लॉज ला सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपके प्रोविजंस है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ करते हैं, और इन्हीं को बेस बना के फिर फर्दर आप अपनी एक्ट्स, आपकी पॉलिसीज़, आपके प्रोग्राम्स को चला सकते हो। यानी आपकी जो बेसिक लॉ की बुक है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने चीज़ें अलाउ कर रखी है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो कर पाएगी। अदरवाइज सोचो कि जो गवर्नमेंट है उसके पास तो इतनी पावर है, वो तो कुछ भी एक्ट लेके आ सकते हैं। सपोज आज वो एक्ट ला दे कि आज से सांस लेना बंद, मेरी मर्जी के बिना सांस लेना बंद। ठीक है, तो ऐसे वो एक्ट ला सकते हैं। कोई तो होगा जो उसको कहेगा कि ऐसे एक्ट तुम नहीं ला सकती। तो इसको कौन गाइड करता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही गाइड करता है कि स्टेट आप ऐसे लॉज नहीं ला सकते, आप फंडामेंटल राइट्स को हार्म नहीं कर सकते। तो ये सब प्रोविजंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, इन्हीं को बेस बना के आपकी गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, आपकी एक्ट्स, पॉलिसीज, रूल्स लेके आती है। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर। उसके बाद आता है हमारे
की एनवायरमेंटल एक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन देख ले क्या एफर्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके बाद इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन को इसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के प्रोविजन से शक्ति लेके हमारे जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग एक्ट्स लेके आती है। तो इसमें आपके क्या आ जाएंगे, एनवायरमेंटल एक्ट्स में आपके बहुत सारे एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एक्ट है, और नाम से ही पता चल रहा है किस किस पर्पज से है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है। ये एक बार ये कंप्लीट करके और इसी के लास्ट में मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी। बट अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि नेशनल लेवल पे कौन से एनवायरमेंटल एफर्ट्स हैं, तो आप सिर्फ इतना इनको मेंशन कर दोगे तो बहुत होगा। बट अगर किसी एक सिंगल पे क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ा सा डिटेल हम कर लेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है इसकी डिटेल जो है वो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैं कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, अब कौन कौन सी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो है इंडिया में हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ अगर हम देखें एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हम देख सकते हैं, जैसे नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी जो 2006 में आई थी। नाम से ही पता चल रहा क्या काम होगा कि जो आपके एनवायरमेंटल कंसर्न है उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना, उनको एक मेन मुद्दा बना के उन पर काम करना, ठीक है। डेवलपमेंटल प्लानिंग में उनको ऐड करना। उसके बाद क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, इन सब पे ध्यान देना। प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनवायरनमेंट में जो नेक्स्ट पॉलिसी होगी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये कब आई थी आपकी, 1988 में, ठीक है। ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये पेड़ लगाओ, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करेगी, और जो आपके फॉरेस्ट है उनकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट करो, ठीक है। और ये बेसिकली कब अच्छे से होगा, अगर लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रूल्स एंड फ्रेमवर्क्स डिसाइड कर रखे हैं। तो ये बेसिकली आपका किससे इंस्पायर है, यूएनसीबीडी, याद है ना यूएनसीबीडी क्या था, ठीक है, उससे इंस्पायर है ये। तो इसका काम यही है कि आपके कंजर्व करना इकोसिस्टम को, स्पीशीज़ को, जेनेटिक रिसोर्सेज को, इन सबको। उसके बाद आपके आते हैं कुछ पॉलिसी, ये तो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ थी नेशनल लेवल पे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं। फिर है अलग से अलग एक और सब पार्ट बना सकते हो आप इसका कि क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो आपकी पॉलिसीज़ हैं। अब इसमें आपका एक आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 2008 में शुरू किया गया था और इसमें ना 8 मिशंस जो हैं, 8 मिशंस जो है वो शुरू करे गए हैं। इसमें आपके 8 मिशन कौन कौन से हैं, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, फिर आपका सस्टेनेबल हैबिटेट बनाना है, वाटर मिशन है, ठीक है, हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करना है, ग्रीन इंडिया है, ये पेड़ लगाओ वाली बात है। फिर उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल होनी चाहिए, और स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये 8 मिशन इन्होंने शुरू कर रखे हैं। यानी कुल मार के किस चीज़ पे फोकस करते हैं आपके, रिन्यूएबल एनर्जी पे, वाटर कंजर्वेशन पे, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, ठीक है, चीज़ें सस्टेनेबल हो। इसके बाद आता है जो आपके एक्शन प्लान्स है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टेट लेवल पे, वो कुछ नहीं है, वो स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन होती है इन्हीं जो आपके नेशनल लेवल के जो एक्शन प्लान है इन्हीं की स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है, ये चाहता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो अडॉप्शन हो ताकि एमिशंस रिड्यूस हो। ऑब्वियसली बहुत साल पहले तो आपको इतनी ई रिक्शा नहीं देखने को मिलती थी, ई बस नहीं देखने को मिलती थी, बट अब आप देखोगे तो कितनी सारी ई रिक्शा, कितनी सारी ई बस जो है आपके रोड पे जो है वो शुरू हो गई है। तो इसका मतलब कोई तो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, तो ये अलग अलग मिशंस प्लान्स जो फॉलो करे जा रहे हैं ये उनका रिजल्ट है। उसके बाद आपकी तीसरा सब पार्ट हो सकता है कि जो मेजर एनवायरमेंटल प्रोग्राम है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें आपका नमामि गंगे प्रोग्राम है, 2014 में स्टार्ट हुआ था मोदी गवर्नमेंट से। इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, अच्छा इसको जो शुरू किया था ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, ब्रॉड लेवल पे एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसको शुरू करने वाली थी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, बट आज के टाइम पे ये अथॉरिटी जो है 2016 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था और इसकी जगह एक नई बॉडी बनाई गई थी, नेशनल गंगा काउंसिल। अब इसके अंडर ये आपका जो प्रोग्राम है वो चलता है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, तो किसी मिनिस्ट्री का तो होगा, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो आपकी सपोज इतने सारे काम होते हैं, आपका वाटर से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कॉपरेशन से रिलेटेड है,
ठीक है, आपकी एमएसएमई से रिलेटेड है, तो आपके इतने सारे इंडस्ट्री से, रोड से रिलेटेड है, तो इतने सारे काम क्या हो गए। अगर आप उनको अच्छे से करना चाहते हो तो क्या कर रखा है, ग्रुप्स बना रखे हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना रखे हैं कि ये मिनिस्ट्री में आपके जो है इस पर्टिकुलर मुद्दों को डील किया जाएगा, इस मिनिस्ट्री में ये लोग शामिल होंगे, इस मिनिस्ट्री का हेड ये होगा, ये इन काम को संभालेगा। तो इससे क्या होता है, काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ये उसको इम्प्लीमेंट करती है। ये तो आपकी एपेक्स बॉडी है, यानी टॉप पे जो बॉडी है। अब ऑब्वियसली ये तो जाके करेगी नहीं, तो किसके थ्रू करवाएगी, तो एक नेशनल मिशन फॉर गंगा, क्लीन गंगा है। नेशनल लेवल पे तो आपका ये है जो सबको किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, स्टेट लेवल के स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स है, वे सब काम करते हैं और उनको कोऑर्डिनेट करने के काम करता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या आपकी डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज़ बनाई गई है जो इन चीज़ों को संभालती है। ठीक है, काम क्या है, फोकस क्या करना है कि गंगा को साफ करना है, गंगा को वापस से जीवित करना है, रिजुविनेट करना है। ठीक है, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को। उसके बाद इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं, इसमें यही है कैसे करेंगे आप, उनमें गंदगी ना जाए। गंदगी कैसे नहीं जाएगी, जो सीवेज है वो सारा उसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। उसके बाद आपकी प्रिवेंट अनट्रीटेड वेस्ट, मतलब आप डायरेक्ट वेस्ट गंगा में ना डालें, वेस्ट ना डालें, तो उसके लिए क्या होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो। ठीक है, वेस्ट को पहले ट्रीट करो, उसके बाद ही पानी में डालो। उसके बाद क्या है आपका रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जो आपके रिवर के आसपास के एरियाज है उनको डेवलप करो। जो क्रीमेटरी एरियाज है जहाँ पे आपको पता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि डेड बॉडीज़ को डायरेक्ट फेंक देते हैं, तो इस तरीके के प्रोविजंस लेके आए जिससे क्या हो, क्रिमेशंस जो है वो अच्छे से किया जा सके और वो पॉल्यूशन ना क्रिएट करे। उसके बाद आता है आपका रिवर सरफेस की क्लीनिंग, अगर कुछ तैरता हुआ दिख रहा है, गंदगी आ रखी है, तो उसको भी साफ़ करना है। बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट करके रखनी है, उसकी जो एक्वेटिक स्पीशीज़ है उनको भी। पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा आसपास। ठीक है, उसके बाद लोगों में अवेयरनेस फैलाओ कि भैया ऐसे गंदगी नहीं फैलानी होती। उसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है उसको पहले साफ़ करके फिर ही डालें। और गंगा ग्राम जो है प्रमोटिंग सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इन विलेजेस अलोंग द रिवर, तो जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनके आसपास जो है सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देके, इको टूरिज़्म को बढ़ावा देके कि आप थोड़े से इस तरीके की जो टूरिज़्म है वो इस तरीके का हो कि वो सस्टेनेबल हो, वो इकोलॉजिकल हो। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो प्लास्टिक फेंक के आगे, आप जा रहे हो आप कचरा फेंक के आगे, नहीं, वो थोड़ा इकोलॉजिकल हो, थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली टूरिज़्म हो। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं, अच्छा ये लोकल लेवल पे फिर आपकी लोकल बॉडीज हो जाती है वो इम्प्लीमेंट करती है, ये सब कोलैबोरेट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ एक टॉप पे बैठ के एक इंसान काम नहीं कर सकता है, उसको पूरी हिरार्की चाहिए, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव शहर होते हैं तो पंचायती लेवल पे, म्यूनसिपैलिटी लेवल पे, सब पे चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका फॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नाम से पता चल रहा है पेड़ लगाने हैं, और ये फॉरेस्टेशन से रिलेटेड काम किसका है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये वही है, प्रमोट करो, पेड़ लगाओ, इससे रिलेटेड है। फिर आपके आता है नेशनल ग्रीन हाईवेज प्रोग्राम, जो अंडर ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 के अंडर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, मोर्थ बोलते हैं जिसको, ये उसने स्टार्ट किया है कि हाईवेज के आसपास जो होता है ना, थोड़ी ग्रीनरी लगाओ, पेड़ वेड़ लगाओ, ठीक है, एनवायरमेंट क्वालिटी बढ़े। उसके बाद आपके आते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्लान्स होंगे, और इसका भी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद आता है कंजर्वेशन, सॉरी, ये क्या करता है आपका, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स। ये फिर किससे अलाइन है, जो हमने यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन करी थी, UNCBD, उससे अलाइन है। और जो आपकी एनवायरमेंट पॉलिसी है इंडिया की 2006 की, उससे अलाइन है। और जो UNCBD की जो 15th मीटिंग हुई थी कॉप की, उसमें जो टारगेट्स लिए गए थे उससे अलाइन है कि 30 × 30 हमें 30% जो है एरिया को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। ठीक है, तो उन टारगेट्स के साथ अलाइन करता है। जो UNCBD होती है, ये लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था, UNCBD की जो मीटिंग होती है वो बाय एनियल होती है, बाय एनियल। देखो एक वर्ड होता है आपका बाय एनुअल, बाय एनुअल होता है कि एनुअल होता है साल, साल में 2 बार, बाय एनुअल होता है साल में 2 बार, बाय एनियल होता है 2 साल में 1 बार। ठीक है, तो ये अब तक जो है आपकी 16 हो चुकी हैं, 15th वाली जो है उसको फॉलो करता है।
मतलब इसमें मेन यही है कि आपकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। आपका जो वाटरशेड एरिया है उसमें इंटीग्रेटेडली मतलब होलिस्टिकली उसके सारे चीज़ों को आपको डेवलप मैनेज करना है, ताकि आपकी जो एनवायरमेंट है कंजर्व हो सके। इसको कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट करना, और इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए बाकी सारे फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा, वहाँ की सॉइल, वाटर, वेजिटेशन सबको कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, हॉलिस्टिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। ये 2009-10 में लॉन्च हुआ था। सॉरी, ये आपका 2009-10 में जो है वो लॉन्च हुआ था। और अगर आप देखो तो ये वाटरशेड जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड लेवल पे सेकंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद। और इसको बाद में जो है जो आपकी वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, उसमें इसको मर्ज कर दिया गया था 2015 में। ठीक है, उसके बाद फेम मिशन आपने सुना होगा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। इसका काम यही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी जो अडॉप्शन है वो एक्सेलरेट हो सके। उसके बाद आता है आपका जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एंड कमिटमेंट्स, यानी जो आप कमिटमेंट्स लेते हो उनमें इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी कन्वेंशन है उनका क्या रोल रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी कन्वेंशन है जिन्होंने इंडिया की जो एनवायरमेंटल एफर्ट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया? तो आपकी यूएनएफसीसी, ये मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में क्या है। तो उसमें देखा था हमने पेरिस एग्रीमेंट होता है। अच्छा, मैं बताना भूल गई शायद पिछले में। जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है इसमें एक तो यही था कि आपको 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, और बेस्ट पॉसिबल केस में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मत बढ़ने देना। इसमें जो थे आपके कुछ INDCs भी लिए गए थे। ये क्या होते हैं कि जो आपके नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंटरनेशनली नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी देश जो है वो अपने अपनी मर्जी से अपनी वॉलंटरीली वो क्या करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन वो चूज़ करेंगे कि ठीक है मैं अपनी रिन्यूएबल एनर्जी 50% तक कर दूंगा। जैसे इंडिया है, इंडिया ने क्या डिसाइड करेगा कि हम 50% तक रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड होंगे। ठीक है, और अपना टारगेट सेट कर लेते हैं कि बाई 2030 हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो जो पेरिस एग्रीमेंट था उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि भैया इतना टेम्परेचर ना बढ़े, तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है देश अपने वॉलंटरली चूज़ करता है, जिनको हम इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। ये जो पेरिस एग्रीमेंट आया था तब भी दिए थे, और इंडिया ने अपने रिवाइज्ड NDCs भी जो है वो दोबारा से दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आता आपके, हाँ, तो पेरिस एग्रीमेंट में ना 2 चीज़ें लिखना, एक तो टेम्परेचर का और दूसरा है आपका INDCs का। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका UNCBD। तो वही है कि जो आपके नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है जो हम पीछे अभी करेंगे आगे। ठीक है, तो जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो सब आपके इन्हीं से अलाइन करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपकी ये ओजोन से रिलेटेड थी। इसको हमने माना है, तभी तो हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। रामसर कन्वेंशन से हम इन्फ्लुएंस हुए, तभी तो हम वेटलैंड कंजर्वेशन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। हमारे कितने सारे रामसर साइट्स हैं। उसके बाद आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। इसमें मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है हमने करा था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आगे पता चलेगा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर जुडिशरी में आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सब मिलके काम करेंगे, NGOs हैं। तो ये होलिस्टिक अप्रोच ही करनी पड़ेगी। अब हम कर लेते हैं। देखो, अगर पूरा क्वेश्चन ऐसे आए कि नेशनल लेवल पे आपके एनवायरमेंटल एफर्ट्स लिखो, तो आप लिखोगे कि ठीक है इसमें जो एनवायरमेंटल एफर्ट्स है नेशनल लेवल पे, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लिखेंगे, एक्ट्स लिखेंगे, फिर क्या पॉलिसीज़ रही, क्या प्रोग्राम्स रहे, और कौन सी मिनिस्ट्रीज़ जो है वो करती हैं, और इंटरनेशनली ये कैसे इन्फ्लुएंस है, ये सब पॉइंट्स लिख लेंगे। उसके बाद एक्ट्स वाले को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेती हूँ मैं। ये है आपका ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आप देखो,
ये जो आपका एक्ट है इसके अंदर कुछ बॉडीज़ बनाई जाएंगी। सबसे पहले एक एक्ट जो होता है ना वो जिससे भी रिलेटेड होता है तो उसमें कुछ टर्म्स वगैरह दी जाते हैं। जैसे आपका जो ये एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जब ये शुरू होगा तो पहले कुछ टर्म्स को डिफाइन करेगा कि वाइल्ड लाइफ का क्या है, हैबिटेट क्या है, हंटिंग क्या है, जू क्या है, नेशनल पार्क है, ये सब डिफाइन करता है। फिर उसके बाद आपने सुना होगा हमारे यहाँ सेंचुरीज़ बनाई जाते हैं, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, तो इनके प्रोविजंस ये बनाए जाएंगे, इनके प्रोविजंस भी आपको कहाँ पे मिलते हैं, इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही है। ठीक है, तो यानी नेशनल पार्क बनाना, सेंचुरीज बनाना, इसके प्रोविजंस, इसको बनाने की पावर आपको कहाँ से मिलती है, ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद जू को मेंटेन करना है, हंटिंग को रोकना है। ठीक है, एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो गया जंगल की। ठीक है, कौन चूज़ करेगा, स्टेट गवर्नमेंट चूज़ करेगी। ठीक है, टैक्सीडर्मी जो स्किन का ट्रेड होता है उसको रोकना है। ट्रेड जो वाइल्ड लाइफ है उनका जो ट्रेड होता है उस पर रेगुलेशंस करनी है। तो ये सारे प्रोविजंस आपके कहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और जब भी कोई एक्ट होता है तो वो कुछ बॉडीज़ को भी बनाता है कि अच्छा देखो मेरे ये काम तो मुझे ये करने हैं, बट वो करने के लिए मुझे कुछ बॉडीज़ की ज़रूरत होगी, तो कुछ बॉडीज़ भी बनाई जाती है। जैसे इसमें है स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, फिर आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, अगर आपको हंटिंग वगैरह करनी है तो परमिट यहाँ से लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपके अगर आपको आर्म्स रिन्यू करवाने हैं ना विद इन 10 किलोमीटर, ऑब्वियसली अगर 10 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे आपकी नेशनल पार्क है और इसके 10 किलोमीटर तक की रेंज में कोई इंसान अपनी आर्म्स को रिन्यू कराना चाहता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है उस आर्म से वो किसी जानवर की ही हंटिंग कर दे। फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी है आपकी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है जिसके जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। ठीक है, ये सब आपका क्या है, ये बॉडीज़ आपकी इस एक्ट के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, एक एनटीसी आपने सुनी होगी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखो अभी जो चीता प्रोग्राम है, जो हमने चीता री इंट्रोडक्शन किए हैं इंडिया में, तो उसको भी कौन सी अथॉरिटी जो है वो देखेगी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, इसी को ही ये काम सौंपा गया है। जब आप पढ़ोगे ना, जैसे आपका 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है, बट जब आप इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट की जाएंगी सालों साल। ठीक है, तो 2006 के आसपास जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें जो है एनटीसीए को इसके अंदर डाला गया था। ठीक है, क्योंकि आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भले ही 1973 में हमारा प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था टाइगर को बचाने के लिए, बट धीरे धीरे हमने देखा कि खुलेआम जो है टाइगर की हंटिंग की जा रही थी, तो उसको और ज़्यादा फर्मली असर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 2006 में आपकी क्या आ जाएगी, एनटीसीए। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, ताकि वो और अच्छे से निगरानी रख सके कि फॉरेस्ट टाइगर के साथ ऐसा ना हो। यही एनटीसीए जो है आपके टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर करती है। ठीक है, जब आपको देखना हो कि कितने टाइगर रिजर्व्स है तो आप इसी का डाटा देखते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपकी ये भी किसके अंडर है, आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ना कुछ शेड्यूल्स होते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि इसमें अमेंडमेंट होती है, तो इसमें जो है अभी रिसेंटली 2022 में एक अमेंडमेंट हुई थी, 2022 में अमेंडमेंट करी गई है। तो पहले जो था अमेंडमेंट से 2022 के अमेंडमेंट से पहले आपके जो शेड्यूल थे वो कितने थे, 6 शेड्यूल होते थे। ठीक है, 6 लिस्ट होती थी एक तरीके से। जो पहली 4 होती थी इनके अंदर एनिमल्स की लिस्ट होती थी। ठीक है, और जो 5वीं थी उसमें वर्मिन स्पीशीज़ की लिस्ट होती थी, और 6th में जो थी प्लांट स्पीशीज़ की लिस्ट होती थी। ठीक है, जिनको प्रोटेक्ट करना है इस तरीके से। वर्मिन बेसिकली वो स्पीशीज़ होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, जो आपकी क्रॉप्स, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, चूहा हो गया, ठीक है, रोडेंट्स हो गए, ये क्या होते हैं, ऐसी स्पीशीज़ जो आपकी फसल को आपके लिए हार्मफुल होती हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ की लिस्ट थी ये कि अगर आप चाहो तो इनकी हंटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वर्मिन स्पीशीज़ वो वाली स्पीशीज़ होती है जिनको मारना अलाउड होता है। ठीक है, क्योंकि ये हार्मफुल होती है। बट अभी जो चेंज कर दिया गया है उसमें क्या है, अभी 6 शेड्यूल नहीं रहे, अभी सिर्फ कितने शेड्यूल हो गए हैं, 4 शेड्यूल हो गए हैं। पहले और दूसरे शेड्यूल में एनिमल्स की लिस्ट है। देखो पहले आपके 4 शेड्यूल थे एनिमल्स से रिलेटेड, अब सिर्फ 2 शेड्यूल रह गए हैं। ठीक है, तो जो आपका पहला शेड्यूल है उसमें जो है बहुत जो खतरे में है उन जानवरों को रखा जाता है, और फिर जो शेड्यूल 2 है उसमें उनको रखा जाता है जिनकी कंडीशन फिर भी ठीक है। शेड्यूल 3 में आप प्लांट स्पीशीज़ को रखते हो, और शेड्यूल 4 में आप स्पेसिमेन अंडर साइट्स। हमने साइट्स पढ़ा था पिछले वाले में, है ना, कि जो आपका ट्रेड होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का,
उन उस ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए आपकी क्या बनाई गई है, साइट्स बनाई गई है। तो उसी साइट्स के जो प्रोविजंस है उनको डील करने के लिए इस साइट्स की भी अपनी कोई लिस्ट होगी कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इनका ट्रेड मत करो, तो उनकी लिस्ट इस शेड्यूल फॉर्म में होती है। ठीक है। उसके बाद वर्मिन स्पीशीज़ को कोई शेड्यूल अलॉट नहीं किया गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहेगी वर्मिन है वही वर्मिन होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। उसके बाद बस यही है, ये अब मत पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू हो गया कि जब आपका एक्ट होता है तो पहले वो उससे रिलेटेड टर्म्स को एक्सप्लेन करता है, फिर वो कौन कौन सी बॉडीज़ बनाएगा, क्या क्या काम करेगा। अच्छा देखो, अगर वो साइट्स के प्रोविजंस को फॉलो करना चाहता है, साइट्स के साथ कोलैबोरेट करेगा, उसके प्रोविजंस को फॉलो करेगा, तो उसको उसके लिए भी कोई बॉडी चाहिए जो उससे रिलेटेड काम करे। तो मैनेजमेंट अथॉरिटी, साइंटिफिक अथॉरिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क दैट कैन बी कांट बी अल्टर्ड। ठीक है, ये देखती है। तो मैनेजमेंट अथॉरिटी, साइंटिफिक अथॉरिटी, ये सब बनाई जाएंगी। ठीक है, सिंपली इतना कर लेना कि एक्ट जो है डिफरेंट प्रोविजंस प्रोवाइड करता है कि हंटिंग नहीं करनी, कैसे जू को मेंटेन करना है। ठीक है, आपकी टैक्सीडर्मी को प्रोहिबिट करता है, टर्म्स को एक्सप्लेन करता है। फिर बहुत सारी बॉडीज़ इसके अंदर बनाई जाती हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इसमें पीएम इसको चेयर करता है, और जो सीएम है वो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को देखता है। ठीक है, उसके बाद आपके इसमें 6 शेड्यूल्स होते थे पहले, बट अब 4 शेड्यूल रह गए हैं। वर्मिन स्पीशीज़ पहले शेड्यूल 5 में था, अब जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बताएगी कि कौन सी स्पीशीज़ को तुम वर्मिन कंसीडर करो, विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि एक स्टेट ही तो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कौन होते हैं बीच में। तो यहाँ पे फिर वही आ जाता है कि सेंट्रलाइजेशन जो है उसके चार्जेस लगने लगते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारी पावर अपने हाथ में ले रही है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व्स के लिए प्रोविजंस भी इसी में ही है। ठीक है, इसमें भी चेंज कर दिया गया है। पहले स्टेट गवर्नमेंट ही इनको डिसाइड करती थी, बट अब जो आपके कंजर्वेशन रिजर्व है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस थोड़ा बहुत समझ लेना। ठीक है, उसके बाद आता आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है, अब देखो जो ब्रिटिशर्स थे, इससे पहले ब्रिटिशर्स बहुत सारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेके आए थे। ठीक है, क्या करते थे, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट और टिम्बर्स पे ड्यूटी लगाते थे। देखो प्रोटेक्शन तो कुछ नहीं है, ब्रिटिशर्स बेसिकली सब कुछ अपने प्रॉफिट के लिए ही लेके आते थे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है 3 कैटेगरीज बना दी गई थी जंगल की। तो 3 कैटेगरीज आपकी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में 3 कैटेगरीज बनाई जाती है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। एक रिजर्व फॉरेस्ट की, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, एक विलेज फॉरेस्ट की। जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये प्रोटेक्टेड रहता है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता जब तक किसी को अलाउ ना किया जाए। और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है यहाँ पे अलाउ होता है जब तक उनको मना ना किया जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे आके वो कर सकते हैं जब तक उनको किसी चीज़ के लिए रोका ना जाए। और विलेज फॉरेस्ट तो होते ही हैं ओपन सबके लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है 2017 में इसमें एक अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें जो ट्री की डेफिनेशन थी उसमें से आपके बैम्बू को हटा दिया गया है। यानी अब बैम्बू जो है वो ट्री की डेफिनेशन से बाहर है, और इसको जो है आपके आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया भी जो है इसको ग्रो किया जा सकता है, और आप इसको लिवलीहुड या ट्रेड इसको अपनी इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि जो बैम्बू था उसको ट्री की डेफिनेशन से बाहर कर दिया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की 2017 की अमेंडमेंट में। ठीक है, अब आउटसाइड फॉरेस्ट भी इसको ग्रो किया जा सकता है, इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आपके आते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब देखो हम क्या हो गए थे, हम आज़ाद हो गए थे, हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या लेके आए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। क्यों, क्योंकि हमें फॉरेस्ट जो थे वो रिड्यूस होते जा रहे थे, तो हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना था, इसलिए हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आए। ठीक है, और प्लस हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है स्टेट की, है ना, डीपीएसपी में क्या लिखा हुआ है 48A में कि स्टेट तुम्हें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ऑब्लिगेशन भी थी स्टेट के ऊपर, तो उनको लेके आना था। ठीक है, उसके बाद जो आपके फॉरेस्ट होते हैं ना, अगर आपको कोई लैंड फॉरेस्ट लैंड है और उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना है, सपोज बढ़िया जंगल है यहाँ पे और आपको ये जंगल काट के यहाँ पे कुछ बिल्डिंग बनानी है, तो आपको फॉरेस्ट को अगर नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना है तो आपको किसकी परमिशन लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपकी
इसमें 4 कैटेगरीज बनाई जाते हैं जंगलों की। एक होते हैं रिजर्व, प्रोटेक्टेड, विलेज, जो ऊपर वाले 3 में थी, और एक एक्स्ट्रा प्राइवेट फॉरेस्ट। ठीक है। और एक TN गोदावर्मन केस हुआ था, इसमें कहा था कि डेफिनेशन में मत उलझो कि क्या ट्री है क्या कुछ है, आपका काम है सिर्फ पेड़ों को बचाना, फॉरेस्ट को बचाना। ठीक है। और इसमें रहने देना। अच्छा, एक और कर लो कि जो ज़ू है उसको अब फॉरेस्ट्री एक्टिविटी ही माना जाता है। यानी अगर आपको ज़ू बनाना है तो हम उसको फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्जन नहीं मानते, हम मानते हैं कि वो फॉरेस्ट लैंड को फॉरेस्ट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ज़ू एक फॉरेस्ट्री एक्टिविटी है, यानी कोई फॉरेस्ट है, जंगल है, और उसको आपको ज़ू में कन्वर्ट करना है तो वो फॉरेस्ट में ही माना जाएगा कि फॉरेस्ट से फॉरेस्ट ही है वो। ठीक है। उसके बाद आपका कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का एक प्रोविज़न होता है। इसमें क्या होता है कि सपोज़ आपको एक फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट करना ही पड़े नॉन फॉरेस्ट लैंड में, आपको इतने सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है। यानी मॉनेटरी वैल्यू उसकी देनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि अगर माउंटेन एरियाज़ में आपके जो फॉरेस्ट कवर है वो 2/3 से ज़्यादा है और प्लेन एरियाज़ में 1/3 से ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पे आप कोई फॉरेस्ट लैंड काट रहे हो तो वो जो आपको उसके बदले में जो पेड़ उगाने हैं वो आप किसी दूसरे स्टेट में भी उगा सकते हो, अगर वहाँ पे इससे ज़्यादा है तो। अगर वहाँ पे बिल्कुल 1/3 से कम है तो आपको उसी स्टेट में ही उगाना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको क्या होता है, कंपनसेशन देनी पड़ती है, और वो कंपनसेशन जो होगी आपको नेशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी देनी पड़ती है। अब सपोज़ आपको अगर 100 रुपये देने हैं तो 100 में से जो 10% होगा, यानी 10 रुपये होगा, 10% वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में देना होगा, और जो 90% होगा वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है। तो इसके लिए आपका है कैंपा एक्ट 2016, इसको एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म देने के लिए। ठीक है। हवा में बातें नहीं है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म देने के लिए आपका कैंपा एक्ट आ जाता है, जो क्या कहता है कि अगर आपको फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, और जो आप कंपनसेशन दोगे, ठीक है, तो वो आपका जो नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड है और एक स्टेट लेवल पे जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड है वो कहाँ जाएगा, आपका जो पब्लिक अकाउंट है, नेशनल का जाएगा जो आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, और स्टेट के पैसे कहाँ जाएंगे, जो आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, जो भी आपकी कंपनसेशन है उसमें से 10% आपका सेंटर के पास जाएगा और स्टेट के पास 90% जाएगा, और इसी फंड को जो है बाद में यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट, अगर कहीं पेड़ लगाने हैं, कहीं पे कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट करना है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना है, वहाँ पे जो खर्चा होगा उसमें इस फंड से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता आपका, इसका दूसरा पेज भी है, हाँ। अब उसके बाद क्या आता है आपका, अब आती है आपकी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है, वो जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, देखो पहले ब्रिटिशर्स आ गए थे हमारे इंडिया में, उन्होंने जंगलों में से जितना फ़ायदा हो सकता था देखा, और जो ट्राइबल्स उनको रोक रहे थे उन ट्राइबल्स को जो है वहाँ से निकाल दिया, जिसकी वजह से आपने बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़े होंगे, जब आप हिस्ट्री करते हो तो बहुत सारे ट्राइबल पीजेंट्स मूवमेंट्स आप पढ़ते होंगे। ठीक है। तो जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए उसके बाद जो है फिर 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, उसमें फॉरेस्ट को जो है डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया गया, बट कंजर्वेशन नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि ट्राइबल्स को कोई रोल नहीं दिया गया। उसके बाद हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेके आए 1988 में, 1980 में, उससे भी फॉरेस्ट की कोई खास इंप्रूवमेंट दिखी नहीं। फिर वहाँ पे हमें समझ आया कि हमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट अकेले नहीं संभाल सकती, गवर्नमेंट को ट्राइबल्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जंगलों को कौन संभाल रहे थे, वहाँ पे रहने वाले ट्राइबल्स, और उन्हीं ट्राइबल्स को वापस से जंगलों में जो है उनको उनके अधिकार देने होंगे, ताकि ट्राइबल्स जो है वो जंगलों को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। तो यहाँ से फिर आपकी उन ट्राइबल्स को राइट्स देने के लिए एक एक्ट आएगा 2006 में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है। तो इनिशियली जो ट्राइबल्स को निकाल दिया गया था जंगलों से, लेटर उनको रियलाइज़ हुआ कि जो ट्राइबल्स हैं वो आपकी फॉरेस्ट को जो है वापस से रिवाइव करने में बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी भी फॉरेस्ट से रिलेटेड पॉलिसीज़ थी, प्रोग्राम्स थे, एक्ट्स थे, वो सब फेल होते जा रहे थे, और हमारा जो फॉरेस्ट एरिया था वो इतना इम्प्रूव नहीं कर रहा था। तो वहाँ से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच आएगी, और उसको बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल्स को कुछ राइट्स देने पड़ेंगे।
कैसे राइट्स, कि उनको कोई भी थ्रेट ना हो कि कोई भी आके उनको उनके घर से निकाल देगा इस तरीके से, तो आपके 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आएगा। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल यहाँ से कर लेते हैं। ओके, हाँ, ये आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सबसे पहले किसको दिया गया था? जंगलों में रहने वालों को, ठीक है, जो फॉरेस्ट, ठीक है, ट्राइबल्स को दिया गया था, या फिर जो नॉन ट्राइबल्स हैं बट वो रह रहे हैं जंगलों में ही। ठीक है, तो ये जो आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये जो राइट्स देता है, ये आपका किस किस को देता है? ट्राइबल्स को या फिर नॉन ट्राइबल्स को। नॉन ट्राइबल्स कौन? ऐसे जो 75 सालों से जंगलों में ही रह रहे हैं या 3 जनरेशन से जंगलों में रह रहे हैं। कब तक? 2005 से, यानी 2005 से पहले 75 सालों तक अगर कोई कंसिस्टेंटली आपके जंगलों में रह रहा है, 3 जनरेशन उसकी जंगलों में रही हैं 2005 की कट ऑफ डेट से पहले, तो आपके क्या होगा? उनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंडर राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये किस तरीके के राइट्स होंगे? इंडिविजुअल राइट्स भी हो सकते हैं, कम्युनिटी राइट्स होंगे। इंडिविजुअल राइट्स में क्या होता है कि आप कल्टीवेट कर सकते हो, हैबिटेशन राइट्स होंगे। टाइटल राइट्स में आपको 4 हेक्टेयर तक की ज़मीन पे अधिकार मिलेगा कि ये आपकी फैमिली की ही है। उसके बाद आपके आते हैं कम्युनिटी राइट्स। कम्युनिटी राइट्स में क्या होता है कि आप जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस हैं, जैसे फूल, पत्तियाँ, इस तरीके के जो स्मॉल मतलब रूट से पेड़ को ना उखाड़ के जो ऊपर उसके फ्रूट्स और वो होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं खाने के, कंज्यूम करने के, उनको यूज़ कर सकते हो। फॉरेस्ट मैनेज कर सकते हो। ठीक है, रिहैबिलिटेशन राइट्स है कि अगर आपको कोई हटाएगा तो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होगी। उसके बाद आप बायोडाइवर्सिटी को एक्सेस कर सकते हो। आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे अधिकार दिखा सकते हो। ट्रेडिशनल नॉलेज, आप फिशिंग कर सकते हो, ग्रेजिंग कर सकते हो, वाटर बॉडीज़ पे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके के कुछ अधिकार दिए गए थे। और सबसे पहले जो हैबिटेट राइट्स जो इन्होंने डिसाइड करे थे, वो सबसे पहले आपकी बेगास कम्युनिटी को, ठीक है, दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बनता है, पर छोड़ो, इसमें लिखना ही है तुम्हें तो। बट फिर भी जो राइट्स थे वो सबसे पहले कौन सी ट्राइब्स को मिले हैं? बेगास को। और जितने भी पीवीटीजीज हैं, यानी ट्राइब्स में भी बहुत ही पिछड़ी हुई जो ट्राइब्स होते हैं ना, उनको पीवीटीजीज बोलते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। उसके बाद आता है आपका फॉरेस्ट से अगर आपको नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपको जो ट्राइबल लोग हैं उनको ग्राम सभा बोलेंगे, वो ही आपको रिकमेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रीसेटलमेंट ऑफ ड्वेलर्स। अगर सपोज़ कोई ट्राइब्स जो है वो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में रह रही है, तो उसकी जो रीसेटलमेंट होगी उससे रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं। और वो रीसेटलमेंट कब कर सकते हो आप? जब इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचे ही ना, और जब उनको प्रॉपर पैकेज दिया जाए, ठीक है, और फ्री इन्फॉर्म कंसेंट हो, यानी उनसे उनकी मर्ज़ी पूछी जाए। ठीक है, और जब तक रीसेटलमेंट ना हो जाए, मतलब उनको जब तक प्रॉपर लैंड अलोकेट ना हो जाए, ठीक है, तब तक आप उनको नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके के प्रोविजंस हैं। मतलब देखो कितने सारे राइट्स उनको दे दिए गए हैं। ठीक है, अब इन राइट्स के चलते ही तो ट्राइब्स जो है जंगलों में रहेंगी, और जंगलों में रहेंगी तभी तो जंगलों को प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, उसके बाद जो आपके लैंड राइट्स मिले ना, 4 हेक्टेयर की ज़मीन मिलेगी, वो क्या है? लीगल राइट्स है, कोई आपसे नहीं छीन सकता। नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कल को कोई बिजनेसमैन आया बोला मुझे ज़मीन दे दो, मुझे ख़रीदनी है, तो आप ऐसे नहीं बेच सकते। ठीक है, बस इनहेरिटेबल होते हैं, यानी आपसे आपके बच्चों को मिल जाएगी, बट आप किसी को बेच नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद अगर आप जंगल में रह रहे हो तो फिर आपकी कोई ड्यूटीज़ भी होंगी, तो ये एक्ट आपको उसकी ड्यूटीज़ भी याद दिलाता है कि आपको प्रोटेक्ट करना वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, ये सब काम करने हैं। इसके अलावा रहने देना, प्रोविजंस कैसे कैसे होता है वो रहने देना। मतलब इसमें बेसिकली यही है कि कैसे पता चलेगा कि ये जो ट्राइब है ये 75 सालों से रह रही है, कैसे रह रही है, तो कैसे किस तरीके से टाइटल राइट्स दिए जाएंगे, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। वो क्या क्या प्रोविजंस है वो है। अच्छा हाँ, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में है। और जो कोर एरियाज़ होते हैं, जैसे टाइगर हैबिटेट का जो कोर एरिया होगा, तो जो ये वाली टर्म्स ये आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही आती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये बेसिकली आपका क्या था? ऑब्लिगेशन जो यूएनसीबीडी की ऑब्लिगेशन थी ना कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, नगोया प्रोटोकॉल, इन सब की जो ऑब्लिगेशंस थी उन सबको पूरा करने के लिए आपका ये एक्ट जो है वो आया था।
ठीक है। और आपको पता है कि उसकी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी थी, सस्टेनेबल यूज़ करना है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, पहले कंजर्व करना है, उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना और जो भी प्रॉफिट हो वो आपस में शेयर करना है। ठीक है। उसके बाद देखो जो आपकी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, इसमें बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाएगा, तो कुछ 3 लेवल का एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है। तो नेशनल लेवल पे आपकी कौन सी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। स्टेट लेवल पे क्या बनाई जाएंगी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। और स्मॉलर लेवल पे आपकी क्या बनेगी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, यानी ऐसी साइट्स जो बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही रिच हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनको आप बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में नोटिफाई करोगे। तो ये वाले भी आपके कहाँ पे प्रोविजंस है, ये भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में इसके प्रोविजंस है। ठीक है। वही है कि हेरिटेज साइट क्या होती है, जो हाई इन बायोडाइवर्सिटी हो, इसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, और जो वहाँ के जो लोकल बॉडीज़ है, जो वहाँ के जो लोगों से पूछ के उनसे खुशी खुशी उनका कंसेंट लेके ही ये होता है। ठीक है। और अगर वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं और उसके बाद गवर्नमेंट उनको ज़बरदस्ती कर रही है तो ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है। तो वही है जहाँ पे रिचनेस हो वाइल्ड स्पीशीज़ की, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज़ तुम्हें वहाँ मिले, और इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलेगी, किस तरीके से स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं, वहाँ के एविडेंसेस अगर वहाँ हैं, तो वो सारे एरियाज़ को हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। इसके प्रोविजंस किस में है, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट में। ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट हम निकल लिया, कौन डिक्लेयर करता है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है, लोकल बॉडीज़ की कंसल्टेशन से ही। ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं, अच्छा जो पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थी वो आपकी क्या ही कर्नाटका में थी, नल्लूर तमरीन ग्रोव। ठीक है। उसके बाद आपका आता है वाटर एक्ट 1974 में। ठीक है। ये क्या सेटअप करेगा, ये 2 बॉडी सेटअप करेगा। देखो सबको अपनी बॉडी सेटअप करनी होती है कि अगर मुझे वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो मैं नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना लूँगी, मुझे बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो मैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना लूँगी, अच्छा मुझे वाटर को बचाना है, पॉल्यूशन से बचाना है तो मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना लूँगी। तो ऐसे करके सब अपनी बॉडीज़ बनाते हैं कि मैं जो एक्ट हूँ, मेरे अंदर जो प्रोविजंस है उनको लागू करने के लिए आप कौन कौन सी जो है बॉडीज़ बनाओगे। ठीक है। वो आपके एक्ट में लिखी होती है। आपके एक्ट में बेसिकली जिससे भी रिलेटेड वो एक्ट है वो टर्म्स को डिफाइन किया जाता है, फिर उस एक्ट को लागू करने के लिए जो जो बॉडीज़ बनाई जाएंगी उसको वो होता है। फिर ये एक्ट क्या क्या काम करेगा वो प्रोविजंस होते हैं। इस एक्ट में जो प्रोविजंस है अगर उसको किसी ने नहीं माना तो क्या पेनल्टीज़ लगेंगी, ये सब होता है। ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो वाटर एक्ट है इसमें क्या आ जाएगा, इसने जो है सेटअप किया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जो सेटअप किया है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। और 1988 में जब इसकी अमेंडमेंट हुई थी तो इन्होंने जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसको शक्ति दे दी थी कि अगर कोई ऐसा इंडस्ट्रियल प्लांट है जो बिल्कुल मान ही नहीं रहा है और वो वाटर पॉल्यूशन मतलब वाटर में अपनी गंदगी फेंक रहा है तो आप उसको डायरेक्टली क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आए आपकी एयर एक्ट। एयर एक्ट क्या था, वही 1972 में सबका ओरिजिन है। ठीक है। ऑब्वियसली 1972 के बाद से ही तो सारे आपके एनवायरमेंटल मूवमेंट शुरू हो जाएंगे, अलग एक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या था, जो आपकी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थी ना, इसी को बोला कि देख जो पॉल्यूशन है वो तो वाटर का भी है, एयर का भी है, तो बॉडी तो यही रहेंगी, यानी इन बॉडीज़ को वाटर पॉल्यूशन का भी काम दे दिया और एयर पॉल्यूशन का भी काम दे दिया। तो बॉडीज़ तो वही बना दी गई और इनकी पावर्स जो है वो एनहेंस कर दिया गया। उसके बाद आपका 1987 में जो है इसमें नॉइज़ पोल्यूशन को भी ऐड कर दिया गया एयर एक्ट में, यानी जो आपका नॉइज़ पोल्यूशन है वो भी एयर पोल्यूशन में ही काउंट होता है, एयर पोल्यूटेंट ही है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है, अच्छा ये रह जाएगा लास्ट, उसके बाद आपका आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं। ठीक है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन मतलब इसमें सारे ऑलमोस्ट जितने भी आस्पेक्ट एनवायरमेंट के वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा इसका बैकग्राउंड क्या है, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि इस तरीके की हज़ार दोबारा रिपीट ना हो और एनवायरमेंट जो है वो कंजर्व रहे, इसके लिए आपका कौन सा एक्ट आया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ठीक है। इसके अंडर कुछ अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। ठीक है, देख लेना।
उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है इसका कि जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन इसके अंडर आती है, देखो आपके ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है वो भी इसी एक्ट के अंडर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री जो है इसी एक्ट के अंडर इन रूल्स को नोटिफाई करती है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट है, कोस्टल रेगुलेशन जोन से रिलेटेड रूल्स हैं, वेटलैंड रूल्स हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड रूल्स हैं, आपकी जो प्लास्टिक वो है ना कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हटाओ, ये करो वो करो, वो सारे रूल्स किसके अंदर आते हैं, इसी एक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो आपका इको सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन का कंसेप्ट जो है वो भी आपका इसी एक्ट के अंडर मेंशन है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या कहता है कि प्रोटेक्टेड एरियाज आप बना सकते हो, सेंचुरीज बना सकते हो और आपका नेशनल पार्क बना सकते हो। तो क्या होता है कि जब आपके ये होंगे और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल इंसान रह रहा है, यहाँ पे आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, तो उनमें सॉरी जानवर है, तो इनमें डायरेक्ट कंसंट्रेशन ना हो, इसके लिए क्या करते हैं कि एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो, यानी एक जोन ऑफ ट्रांजिशन डिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट आपका इसी में दे रखा है, बट मानते नहीं हैं। ठीक है, जैसे एक वेस्टर्न घाट्स में कितना इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा, इससे रिलेटेड कमिटीज़ बनाई गई थी। जो गडगिल कमेटी थी इसने बोला था 64% आप वेस्टर्न घाट्स को खाली छोड़ दो, क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे डेवलपमेंट मत करो। बट ऑब्वियसली एक कंट्री जो है, सॉरी कंट्री कह रही हूँ, जो स्टेट्स उसमें कवर होंगे उनको तो लॉस हो गया ना, उनका तो कितना एरिया छिन गया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद कस्तूरी रंगन ने बोला कि 37% छोड़ना पड़ेगा, इससे थोड़ा कम था बट आज तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपकी इसके ऊपर गाइडलाइंस आई थी कि 10 किलोमीटर तक तो छोड़ दो, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास का 10 किलोमीटर एरिया तो छोड़ दो। उसके बाद ऐसे ने बोला कि 1 किलोमीटर तो छोड़ दो। ठीक है, तो यही आपका, तो जो ESZ है ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है। जो आपकी सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स वगैरह प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो सारे आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आते हैं। उसके बाद जो हमने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया था वो आपका इसी के अंदर मेंशन है। ये हमने किया था ना 1978 में आया था, किससे इंस्पायर था, USA में आया था। ठीक है, इसमें आपके क्या करते हैं कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो आप शुरू करने जा रहे हो उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा उसको पहले असेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड होता है इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, पहले स्क्रीनिंग होते हैं, ठीक है, पब्लिक हियरिंग, अप्रेजल, ये सब होता है। उसके बाद आपका आता है CRZ। CRZ में क्या होता है, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होते हैं, इसमें भी जो आपके कोस्टल एरियाज हैं उनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और इसके लिए क्या कर रखा है इन्होंने, नेशनल और स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बना रखी है, और ये किस एक्ट के अंडर है, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और जब भी आपकी कोई बॉडी किसी एक्ट के अंडर बनाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्टेट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी NGT। अब देखो इतने सारे आपके एक्ट्स हमने कर लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कर लिया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कर लिया, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कर लिया, और बाकी सारे जितने भी एक्ट्स हमने करे हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट कर लिया। तो यहाँ पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छे से ना हो पाए तो, अगर उनको लोग अच्छे से नहीं मान रहे तो मैं कहाँ जाऊँगी शिकायत करने। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रखा है, आपके ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं किससे रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दों को डील करने के लिए, जिसको हम किसके अंडर देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंडर। तो जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010, उसके अंदर आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दों को डील करने के लिए आपके ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ठीक है, और ये तो काम का नहीं आपका कि किसकी कितनी बेंचेस हैं। अंडर आर्टिकल 21 आपको पता है, आपका जो आर्टिकल 21 है बहुत ही ब्रॉड है, ये आपको बहुत ही राइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, राइट टू लाइफ है, तो उसमें आपके राइट टू लाइफ में आपके जितनी भी पॉसिबल थिंग्स है, आपको खाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, मतलब ब्रॉडली आपका इसमें सारे राइट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके केसेस आते हैं उसमें ये हर बार ऐड हो रहा है कि आपको प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, ये सब ऐड होते जाते हैं। तो आर्टिकल 21 आपको कहीं ना कहीं राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी ऑफ़र करता है। उसके बाद देखो
इसमें ना जो एनजीटी है, इसमें आपके किस किस एक्ट के वायलेशंस को डील करने की पावर है? वाटर एक्ट, एयर एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। और अगर आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कोई बात है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड है या स्टेट लॉ से बात है, तो उन मुद्दों को डील करने के लिए आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। ठीक है। उसके बाद आपकी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, ना कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में चाहे कैसे भी हुआ हो आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। इसमें फिर भी सुन लेते हैं, बट इसमें क्या होता है, आपको देनी है तो देनी है। ठीक है। तो ये आपके ब्रॉड राइट्स हैं, ये आपके काम के नहीं हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगर हर एक्ट की आपके पास 3-4 लाइनें भी होंगी तो मोर देन इनफ है। देखो ऑब्जेक्टिव तो आई थिंक उनके नाम से ही पता चल जाता है, तो वो आप खुद भी लिख सकते हो 1-2 लाइनें। फिर उसके प्रोविजंस में आप कर सकते हो कि ये क्या क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है। ओके।